और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा साहब जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। JS सोदी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आफ्ताब कमल पाशा साहब, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, अब जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो बातचीत है वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि शर्तों पर दोनों ही मुल्क यहाँ पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब अब्बास अरागची ने मुलाकात की है, बात की है चीन के फॉरेन मिनिस्टर से, तो इसके बाद लगता है आपको कि कुछ हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? शुक्रिया मुझे आमंत्रण देने के लिए। देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका इस पूरे जंग में जो उसने इजराइल के साथ शुरू किया था 28 फरवरी को, वो काफी उसको धक्का पहुंचा है, सेटबैक हुआ है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके अड्डे जो है खाड़ी के देशों में उसको काफी नुकसान हुआ है और इजराइल पे भी ईरान द्वारा बमबारी करके उसको भी काफी नुकसान हुआ बोल के ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मिलिट्री फैक्टर एक है। दूसरा जो है, ईरान डिप्लोमेसी में भी काफी सक्रिय है, तो वो खाड़ी के देशों से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, जैसे कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया और टर्की से और पाकिस्तान से, और बड़ी ताकतों के साथ चीन और रूस के साथ भी उसने बराह रास्त संबंध बनाए रखे हैं और उनके वजीर खारिजा लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और तीसरा जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो नेवी, ईरान की नेवी कल जो मुजाहरा किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जब 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर वहां 2 जहाजों को लेके अंदर जाना चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुबई या कतार, तो उनको वार्निंग शॉट दे के, मिसाइल दाग के, ड्रोन दाग के वो जो वापस चले गए वहां से। और अमेरिका के सदर जो है आज ऐलान कर रहे हैं कि जो उनका स्कीम था प्रोवाइड फ्रीडम, उसको भी मुअत्तल करे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो 12 माइल का इलाका ईरान क्लेम कर रहा है अपने सरहद पर, कोस्ट लाइन पे, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका को पता है और दूसरे देशों को भी पता है कि यहाँ माइंस डाले गए हैं और दबदबा ईरानी नेवी का है। इसीलिए कोई भी देश दुनिया में अमेरिका के साथ इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए आ नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि कल साउथ कोरिया पे भी उन्होंने दबाव डाला जब उनका जहाज को निशाना बनाया गया था। और लगातार UAE पे और फुजैरा के जो पाइपलाइन है वहां पे भी वो टैंकर पे बारूद। बिल्कुल, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने हमला नहीं किया है, और अगर हमला करते तो हम खुले तौर पर इस बात को कहते हैं, हम छुपाते नहीं, लेकिन अगर हम पर कोई अटैक करेगा तब हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। राजन कोचर जी, अब ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ईरान अंदरूनी तौर पर तो हमसे बात कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली बातचीत को लेकर कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहा है। उनके इस बयान को कितना सही हम मान सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई बात नहीं की गई है? क्या अंदरूनी तौर पर बातचीत चल रही होगी? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर बातें तो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। बिकॉज आपको अगर एक समझौते पे आना है तो बैकडोर के बाद ही आप उसके बाद फैसला करते हैं कि अभी एक स्टेज आ चुकी है कि हम इसको अब एक फॉर्मल टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, अमेरिका ने एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। निक स्टुअर्ट करके एक थिंक टैंक का एक अमेरिकन थिंक टैंक का मेंबर है, उसको टॉक्स में इंक्लूड कर लिया है स्टीव विटकॉफ, कुशनर और निक स्टुअर्ट। अब ये निक स्टुअर्ट जो है ये एक इजराइल हार्डलाइनर है। इसका मतलब है कि इजराइल की तरफ से अभी इसको इनकॉर्पोरेट किया। मुझे ऐसा लगता है नेतन्याहू का प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा इसको नेगोशिएशन में लगाया जाए जो
इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको आगे लेके जाए। तो अभी हम ये देखने में आया है कि वाइस प्रेसिडेंट वांस को टॉक से, नेगोशिएशन से अलग कर दिया गया फिलहाल, बिकॉज ये खबर आ रही है। और ये 3 लोग टॉक्स में शामिल होंगे। मुझे लगता है टॉक्स अभी जल्दी होंगी, और इसीलिए ये बैकडोर पॉलिसी की बात हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो सही है, और एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इसको आने वाले वक्त आप देखेंगे जल्दी ही कि इसको टॉक्स होगी। बिकॉज अभी जिस तरीके की पोस्चरिंग हो रही है, जैसे कि अभी फुजैरा इसको ऑयल फील्ड्स के ऊपर भी इसको ईरान का हमला हुआ है, और जो काफी मिसाइल्स और ड्रोन्स दागी गई हैं, तो उससे भी एक इसको ईरान भी एक अपना प्रेशर टैक्टिक्स अपना देख रहा है। और अमेरिका ने जैसे ईरान के जो वेसल्स थे जो जा रहे थे ईरान की तरफ, उनको भी टारगेट किया है। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक काउंटर और एक काउंटर मेजर। तो ये दोनों चीजें हम आ रही है। तो ये एक बेसिकली जब आप एक टेबल पे आते हैं, नेगोशिएशंस को अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका जो एक स्टेटस है उस नेगोशिएशन में वो भारी रहे। तो इस तरीके से एक नैरेटिव भी हो रहा है। अमेरिका ने उसका अपना एक बिल्कुल। अब देखिए अहम यह है कि बातचीत कब होती है। कोशिशें तो देखिए काफी वक्त से जारी हैं, शर्तें भी रखी गई हैं दोनों ही मुल्कों की तरफ से, लेकिन उन शर्तों को कितना माना जाता है। जे.एस. सोदी साहब, अब चाइना के वजीर खारजा ने जिस तरीके से बात की अब्बास अरागची से, आपको लगता है कि इस बातचीत में चाइना इंटरवीन कर सकता है? क्या चाइना की बात मानी जा सकती है? जय हिंद जयरा जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिकी सेना के हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य होती हैं, पावर्स ऑफ ज्योग्राफी और प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। तभी कोई भी अमेरिकी जनरल ने अपने राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं किया है ईरान पे हमला करने के लिए। 12 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी युद्ध के लिए, तभी अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा था कि अमेरिका को ईरान से युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन शुरू से ही ईरान के साथ खड़ा है। जब ये युद्ध चल रहा था 3 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बयान दिया कि चीन ईरान की संप्रभुता के साथ पूरी तरह खड़ा है। जब ये युद्ध चल रहा था 21 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने बयान दिया कि हमें पूरी सैनिक मदद मिल रही है रूस और चीन से। तो ये जो अलायंस है, ये जो अनऑफिशियल अलायंस है RIC का, रशिया, ईरान और चाइना, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ बहुत अटूट तरीके से खड़े हैं। जहां तक चीन की बात है, चीन के अपने इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन चीन ये भी जानता है कि जिस तरह से ईरान ने 2 बड़ी शक्तियों को, उसमें से एक महाशक्ति है अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दी है, ये चीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने बेवकूफी करके मिसाइलें पे मिसाइलें दागी ईरान पे और उसे वहां जीत नहीं मिली, उतनी कम मिसाइलें अब ताइवान के हिफाजत के लिए कम है। और यही चिंता अमेरिका के बड़े जनरल युद्ध के दौरान जता रहे थे कि हमें यहाँ पे असला नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें ताइवान बचाना होगा। तो डेफिनेटली जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है, ये चीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। जो कदम ईरान ने लिए, चीन ने उसका पूरा समर्थन किया है। जी। आफ्ताब कमल पाशा साहब, अब शर्तों पर देखिए बात बनती है नहीं, ये बड़ा मसला है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि सिर्फ शर्तों पर ही मामला अटक गया था। अगर बातचीत की शुरुआत होती भी है तो कौन कौन सी ऐसी शर्तें होती हैं जो मानी जा सकती हैं? क्योंकि ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है अपनी बातों पर। मेरा ख्याल से ईरान अपने डिमांड्स पे अड़ा नहीं है, वो काफी लचकदार रवैया बताया है। देखिए 2 बार उनसे धोखा हुआ है, बल्कि 3 बार। JCPOA का पहला टर्म में ट्रंप के, अब पिछले साल जून में, और इस बार फरवरी में भी बातचीत के दौरान उन्होंने हमला किया। और अभी भी जो है सीज फायर के बाद लगातार ब्लॉकेड लगाए रखे हैं, लेकिन फिर भी ईरान बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद गया और प्रपोजल के बाद एक के बाद दूसरा तीसरा प्रपोजल दे रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी
कामयाब हो और बातचीत कामयाब हो, कोई न कोई मुआहदा हो जाए बोल के। लेकिन अमेरिका जो अपना असर और रसूख बनाए रखना चाहता है, वो किसी भी तरह कमी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और जबरदस्ती से ईरान पे दबाव डाल के ये कभी बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी बोलते हैं रेजिम चेंज, कभी बोलते हैं हॉर्मोज, कभी कुछ बोलते हैं। तो उनके गोल पोस्ट जो है, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स बदल रहे हैं हर एक मौके पे। तो इस लिहाज से जो है ईरान चौकन्ना हो गया कि अमेरिका या सीरियस पार्टनर है अमन के लिए या सिर्फ टाल रहा है और डिमांड्स डाल रहा है और लोगों को बताना चाहता है कि वो अमन का ख्वाहिश है, लेकिन जंग लगातार हर दिन सीज़फायर को वायलेट करके खुद ही उल्लंघन नहीं कर रहा है। इजराइल को भी लेबनान में नरसंहार की तरफ उसको बिल्कुल अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं कि बार बार सीज़फायर के खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है और अभी हाल ही में जिस तरीके से अटैक हुआ है हॉर्मुज में, उसके बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्या दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राजन कोचर जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जिस पर अमेरिका अड़ा हुआ है। अगर बातचीत होती है, ईरान आपको लगता है कि कुछ लीनियंसी इस पर बरतेगा? हालांकि उसने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको वो आज तक नहीं आने देगा। देखिए ज़ारा जी, सबसे पहले तो बातचीत बैठने से पहले ये ब्लॉकेड की बात जी। पहले तो शर्त ये है कि बातचीत तभी होगी जब दोनों तरफ से ब्लॉकेड आपका उठ जाएगा। वो शायद एक पॉसिबिलिटी नजर आती है मुझे। हो सकता है 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए वो बोले कि ब्लॉकेड हम उठाते हैं जब तक हम बातचीत के लिए आते हैं। तो ये एक आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा, जो आपने न्यूक्लियर की बात की और खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ईरान 5 साल के लिए अपना ये प्रोग्राम को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि ये जो पीरियड है वो मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। तो अभी इसको मुद्दा ये आएगा कि कितने साल के लिए इसके ऊपर रोक लगाया जाएगा। तो ये एक परमानेंट फीचर के लिए तो ईरान इसको मानेगा नहीं, बट जहां तक खबरें मुझे मिल रही हैं और जो ये ओपन सोर्सेज से जो इसका एनालिसिस आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि 5 साल और 10 साल के बीच का एक पीरियड है जिसमें आपका समझौता हो पाएगा कि इसको ईरान उस पीरियड के लिए अपनी जो एनरिचमेंट नहीं करेगा जी। दूसरा, जो एक सिक्योरिटी गारंटीज की भी बात हो रही है, ईरान अब सिक्योरिटी गारंटीज भी शायद अमेरिका एक पीरियड के लिए इसको फिक्स हो सकती है कि अगले 5 साल ईरान के ऊपर कोई इसको हमला नहीं होगा और इस टाइप का एक आपकी सिचुएशन गिव एंड टेक होगा। देखिए कोई भी जो नेगोशिएशंस में एक तरफा नहीं हो सकता है। अमेरिका को भी समझना चाहिए कि ईरान को एक इक्वल पार्टनर की तरह वो ट्रीट करे और अगर इसको की एक शर्त अगर मंजूर होती है तो अमेरिका की भी दूसरी शर्त आपकी मंजूर होनी पड़ेगी। तो इस टाइप की एक एग्रीमेंट नजर आती लगती है मुझे। बिल्कुल, लेकिन जब तक ब्लॉकेड नहीं हटता है बातचीत होना भी मुश्किल है। ईरान ने ये साफ किया है। जे सऊदी साहब, क्या बातचीत के लिए अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा? देखिए जहरा जी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ट्रंप ने बोला है कि जो ऑपरेशन फ्रीडम उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऐलान किया था कुछ दिन पहले, वो उसने स्थगित कर दिया। अब अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम नहीं करेगा। तो ये तो एक बड़ा संकेत हो गया कि ये नेवल ब्लॉकेड या ऑपरेशन फ्रीडम जो भी है वो असफल तो हो ही रहा है। ईरान को पता था कि इस पे एक दिन आएगा जब ये दोनों देश युद्ध करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बड़ा एक इशू होगा। तो ईरान ने काफी मिलिट्री हिस्ट्री की स्टडी की और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ब्लॉकेड होता है उसको अवॉइड करने के लिए उसने 2 बड़ी चीजें की पिछले कुछ दशकों में। पहला, उसने गोरे से जस्क एक ऑयल पाइपलाइन बिछाई जो जमीन पे चलती है, जो रोज 3 लाख लीटर तेल को ट्रांसमिट करती है। और जिस दिन 13 अप्रैल को नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने अनाउंस किया, उसी दिन से गोरे से जस्क ऑयल पाइपलाइन में तेल जाना शुरू हो गया।
ये पाइपलाइन बंदर जस्क में खत्म होती है, जहां से तेल फिर दूसरे देशों को बेचा जाता है। दूसरा, ईरान ने इतिहास से ये पता किया कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेट किया था, लेकिन नेवल ब्लॉकेट सफल होने के लिए दो बड़ी चीजें अनिवार्य होती हैं। पहला, जिस देश पे आप नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं उसके आसपास के देश उसके दुश्मन देश होने चाहिए, और दूसरा, नेवल ब्लॉकेट सफलता तब होती है जब ग्राउंड इन्वेजन होता है। ईरान ने अपने कुछ पड़ोसी देश जैसे अजरबैजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 जमीनी ट्रांसपोर्ट रूट्स खोल दिए हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ईरान ने गोरे से जस की ऑयल पाइपलाइन की। और तीसरा, ईरान को पता है कि ग्राउंड इन्वेजन ईरान में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास टेरेन और टाइम दो सबसे बड़े हथियार हैं, भूगोल और समय। तो ये नेवल ब्लॉकेट तो पहले दिन से ही फेल होना था, जो कि अब जैसे समय जा रहा है हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ईरान को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तेल उसका गोरे से जस्ट ऑयल पाइपलाइन पे जा रहा है, पाकिस्तान से 6 रूट खुल गए हैं, उसका सामान आ रहा है, सामग्री आ रही है। रोज तेहरान एयरपोर्ट पे 3 से 4 बड़े ट्रांसपोर्ट जेट या मॉस्को से लैंड कर रहे हैं या बीजिंग से लैंड कर रहे हैं। तो ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स है। ये ट्रंप ने कोशिश की अपने देश के अवाम को कुछ अच्छी खबर देने के लिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है ईरान पे। जी जी, आफ्ताब कमल पाशा साहब, देखिए अगर बातचीत भी होती है, पहले भी हमने देखा था हुई थी, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी देखने को मिली, जिसके चलते आज ये हालात बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी की को गारंटी लेना भी बहुत अहम हो जाता है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है, कोई तीसरा मुल्क इंटरवीन करेगा बातचीत में और उसकी बात दोनों माने और उसकी बात को ना नकारें, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पर? पिछली बार जब ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराची जब मॉस्को गए थे, उन्होंने जब सदर पुतिन से मुलाकात की तो उन्होंने आग्रह किया कि आप ये सीज फायर या पीस एग्रीमेंट के गारंटी बन के रहे। अब चीन में भी जाके यही सवाल उठाएंगे अब्बास अराची। तो चूंकि दोनों देश ईरान के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो ईरान ये मान के चल रहा है कि ये दोनों देश किसी न किसी तरह से गारंटी दे, और जो भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में आता है, जैसा अभी 1-2 दिन में आने वाला है, खाड़ी के देशों से लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का, या उल्लंघन होता है या ईरान पे हमला होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई ये 2 बड़े देश रूस और चीन करेंगे बोल के। साथ ही साथ ईरान ये भी चाहता है कि जो खाड़ी के देश हैं, कम से कम कतार, सऊदी अरब और ओमान, उनके साथ अच्छे से अच्छे रिश्ते बनाए रखे, ताकि खाड़ी में भी उसके ताल्लुकात बहाल हो सके और वो अमेरिका के साथ मिलके कोई गड़बड़ी ना करे। सबसे बढ़ के उनकी ताकत जो है अपनी ही फौजी ताकत पे है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो अवाम उनके साथ खड़े हैं, वो सबसे बड़ी हिम्मत है, ताकत है, कॉन्फिडेंस है। उसी बलबूते पे जो है ये दूसरे देशों से भी डिप्लोमेसी के जरिए वो रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है अमेरिका कंसेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान विक्टिम है। ईरान के खिलाफ जंग उन्होंने छेड़ी थी और $270 बिलियन का कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। अगर वो अमेरिका नहीं देता है तो वो टोल टैक्स जहाजों से निकाल के अपनी जो बर्बादी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सैंक्शंस भी अगर नहीं उठाते हैं तो इसके जरिए वो अपना तेल और दूसरे एक्सपोर्ट्स के जरिए वो मोबिलाइज करना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अब क्या चाइना इसमें इंटरवीन करता है ये भी अहम है, क्योंकि ईरान तो चाइना की बात मानेगा, लेकिन अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, आगे बातचीत होती है तो क्या चीजें सामने आती हैं, कौन सी शर्तों को माना जाता है, कौन सी नहीं, और ये कितनी पुख्ता साबित होती है बातचीत अगर की जाती है तो। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।